14 दिसंबर 2005 की बात है। पाकिस्तान में मिलिट्री रूल था। राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ बलूचिस्तान के दौरे पर थे। दशकों बाद बलूचिस्तान के कोहली इलाके में जाने वाले पहले पाकिस्तानी राष्ट्रपति। या उन्होंने उस वक्त करीब 1.5 अरब पाकिस्तानी रुपए से नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। भाषण में वो बलूचिस्तान के साथ सेम पेज पर आने की बात कह रहे थे कि तोड़फोड़ और डैमेज करने वाले लोग बलूचिस्तान के विकास को बाधित नहीं कर सकते। लेकिन इस यात्रा पर उन्हें टारगेट करते हुए कई रॉकेट्स दागे गए। मुशर्रफ बाल बाल बचे। ये रॉकेट जंद्रान की पहाड़ियों से दागे गए थे। डॉन की एक रिपोर्ट बताती है कि सुरक्षा एजेंसियों ने हमले के बाद भी 8 रॉकेट्स जब्त किए, जिन्हें गधे पर लाद कर दागने के लिए ले जाया जा रहा था। एक और वाकया आप सुन लीजिए। पाकिस्तान की एक ऐतिहासिक जगह है कायद-ए-आज़म रेसिडेंसी। ये वो जगह है जहां मोहम्मद अली जिन्ना ने फेफड़ों की बीमारी से उबरने के दौरान अपने जीवन के आखिरी कुछ दिन बिताए थे। 15 जून 2013 को इस बिल्डिंग पर रॉकेट से हमला हुआ। पाकिस्तान की राष्ट्रीय धरोहर इसी तरह ध्वस्त हो गई। हमलावरों ने स्मारक स्थल से पाकिस्तान का झंडा हटाकर वहां अपना झंडा लहराया। बाद के दिनों में इस बिल्डिंग को फिर से तैयार किया गया और 14 अगस्त 2014 को पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ के लिए इसे खोला गया दोबारा। लेकिन इन दोनों हमलों के पीछे था कौन? BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वही गुट जिसने 11 मार्च 2025 को क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को अपने कब्जे में ले लिया, अगवा कर लिया यात्रियों को। इस हमले में अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोगों को BLA ने बंधक बनाया हुआ है। कम से कम दावा तो यही किया है। आज हम जानेंगे BLA की पूरी कहानी, जिसने पाकिस्तान को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया। और अगर आप अंत तक रुके तो जाफर एक्सप्रेस से जुड़े किस्से भी आपको सुनाएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। कहते हैं कि जब कोई कौम अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो वो शोर नहीं, एक गूंज पैदा करती है। और जब वो आवाज हथियार बन जाए तो इतिहास के पन्ने खून से लिखे जाते हैं। बलूचिस्तान की कहानी कुछ ऐसी ही है। बलूचिस्तान इलाके के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। कितना बड़ा? इतना बड़ा कि जिस पंजाब से पाकिस्तान की हुकूमत चलती है उससे और पूरे सिंध को भी जोड़ देंगे तो उससे भी बड़ा होता है। भारत के हिसाब से आप समझ लीजिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन बलूचिस्तान उससे भी बड़ा है। मिनरल रिच स्टेट है, गैस है, यहाँ पे खनिज है, यूरेनियम है। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि उनकी दौलत दशकों से लूटी जा रही है, बदले में उन्हें मिलती है सिर्फ गुलामी। पर ऐसा आज से नहीं, 1947 से है। बलूचिस्तान के एक बड़े हिस्से में फैली कलात रियासत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान ने फौज के बल पर बलूचिस्तान पर कब्जा किया। तो पाकिस्तान बनने के साथ ही बलूचिस्तान में विद्रोह भी हुआ और विद्रोह का झंडा उठाया कलात इलाके के लोगों ने। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कैसे कब्जा किया, इस पर विस्तार से एक वीडियो हमने आपके लिए पेश किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अभी लौटते हैं BLA पर। बलूचिस्तान के लोग आज़ादी का ख्वाब देखते रहे, छिटपुट हिंसा होती रही। 1973-77 के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान में जारी गुरिल्ला वॉर को रोकने के लिए एक बार फिर से फौज भेजी। 1970 के दशक में खैर बख्शी मरी जैसे नेताओं ने बलूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट बनाया और जंग शुरू की। वो लड़ाई 1977 में दब गई। मामला फिर से शांत पड़ा, लेकिन राख में आग बाकी रह गई और उसे सुलगने के लिए हवा मिली नवाब अकबर शाहबाज खान से। बुख्ती ने सत्ता का ताज भी पहना और बगावत का कफन भी। बुख्ती कभी पाकिस्तान के रक्षा राज्य मंत्री रहे, बाद के दिनों में बलूचिस्तान के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर भी बने। इन पदों पर रहते हुए भी अकबर ने लगातार बलूचिस्तान की आवाज़ उठाई, लेकिन असल मोड़ आया साल 2000 के करीब, जब मुशर्रफ आए तो वो बलूच सरदारों को बलूचिस्तान में शांति के अवरोधक मानने वाले नेता थे। बलूचिस्तान में फौज का दखल बढ़ता जा रहा था। बलूचिस्तान में चीन को एक्सेस मिल गया, चाइनीज़ फैक्ट्रीज लगी, वो सड़कें बनाने लगे, बिजली खदान तक में चाइना की एंट्री हुई। बाद के दिनों में ग्वादर पोर्ट भी बना। सीपेक के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज का दखल बढ़ रहा था, नए नए फौजी ठिकाने बन रहे थे, कैंप्स आ रहे थे। ये सब होता देख अकबर बुख्ती ने इस्लामाबाद के सामने मांग रखी, जिसमें बलूचों के लिए अधिकार, हिस्सा, ऑटोनॉमी जैसी बातें थीं। इस्लामाबाद ने सिरे से खारिज कर दिया। ये वो वक्त था जब अकबर ने सत्ता का लबादा उतारा और बगावत का चोला पहना।
बुक्ति चोरी छिपे लड़ाकों से मिलने लगे, नए लड़कों को भर्ती करने लगे। कई लोग इसे बीएलए की शुरुआती चिंगारी मानते हैं। कोई भी हमला होता तो सरकार बुक्ति का नाम जोड़ देती। बुक्ति कहते कि वो आतंकवादी नहीं है, मिलिटेंट है, अपने लोगों के लिए यानी बलूचों के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अगस्त 2006 में मुशर्रफ ने बुक्ति को खत्म करने का फैसला लिया और कोहलू के पास तरातानी के पहाड़ों में बम बरसाए। केव्स में छिपे बुक्ति मारे गए। ये कोहलू का ही इलाका था जहां मुशर्रफ पर हमला हुआ था। बुक्ति की मौत के साथ विद्रोह की चिंगारी एक बार फिर भड़क गई, शांत नहीं हुई। बुक्ति को बीएलए का संस्थापक सदस्य माना जाता है। बुक्ति के साथ ही एक और कबीलाई सरदार हैं खैर बख्श मर्री, इन्हें भी संस्थापक सदस्यों में से एक माना जाता है। मर्री भी राजनीति में रहे, सांसद भी हुए, लेकिन बलूचिस्तान की लड़ाई वो लड़ते रहे। 1958 में जब पाकिस्तान ने बलूच विद्रोहियों से आत्मसमर्पण की मांग की तो कई विद्रोही मान गए थे, लेकिन मर्री ने हथियार भेजने से पहले हथियारों के टुकड़े किए थे। मर्री का मानना था कि आत्मसमर्पण से ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता। 1988 में लश्करगाह में एक सभा को संबोधित करते हुए मर्री रो पड़े थे। जब उन्होंने अपने शहीद बेटे बलाज के बारे में बात की तो उनकी आंखें नम पड़ गई थी। बलाज बीएलए के टॉप लीडर्स में से एक था। कुछ लोग बलाज की मौत अफगानिस्तान में नेटो के हमले में मानते हैं, लेकिन अधिकतर बलोच मानते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने बलोच की हत्या करवाई नवंबर 2007 में। साल 2000 के करीब स्थापित हुई बीएलए पिछले 2 दशकों से लगातार खबरों में है। पिछले कुछ सालों में शायद ही ऐसा कोई महीना गया हो जब बीएलए ने कहीं ना कहीं हमला न किया हो। हाल के सालों में बीएलए ने कुछ भयावह हमले किए हैं, जिनमें से 2018 में कराची स्थित चीनी दूतावास पर हमला प्रमुख है, कॉन्सुलेट। 2019 में ग्वादर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला किया था, क्योंकि ग्वादर को सीपेक के प्रतीक के तौर पर ही देखा जाता है। 2022 में नुश्की और पंजगुर में पाक फौज पर हमला हुआ। 2022 में ही कराची यूनिवर्सिटी में आत्मघाती हमला सुर्खियों में रहा, क्योंकि ये पहली बार था जब 30 साल की एक महिला शारी बलोच, जो कि 2 बच्चों की मां भी थी, उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग की थी। 2024 में बीएलए ने ऑपरेशन रौफ चलाया और कई रेल पुल और पुलिस थाने उड़ा दिए। इसी साल कराची हवाई अड्डे के पास चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर हमला हुआ। नवंबर 2024 में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर सुसाइड बॉम्बिंग में कम से कम 32 लोगों की मौत हुई थी और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसके पीछे भी बीएलए था। पाकिस्तान ने बीएलए को बहुत पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। बाद के सालों में चीन, ईरान और यूएस ने भी बीएलए को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया। ये कहानी बीएलए की थी। अब जाफर एक्सप्रेस पर आते हैं। जाफर एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी 1988 में। मीर जाफर खान जमाली के नाम पर ट्रेन को नाम मिला था जाफर। शुरुआत में ये ट्रेन चली क्वेटा से रावलपिंडी तक, लेकिन 2017 में इसे पेशावर तक बढ़ाया गया। जाफर पाकिस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जोर शोर से हिस्सा लेने वालों में से एक रहे। उनके नाम पर बलूचिस्तान में एक जिले का भी नाम है, जाफराबाद। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने 2007 में आज़ादी के अग्रदूत सीरीज में उन्हें सम्मानित करने के लिए एक डाक टिकट भी जारी किया था। जाफर बलूच कबीले के मशहूर सरदार थे, जिनकी दोस्ती मोहम्मद अली जिन्ना से भी थी। 1933 की बात है। जाफर की खानदानी जमीन पर ब्रिटिश हुकूमत ने दावा ठोक दिया। जाफर तब जवान थे, लेकिन पिता के साथ उन्होंने जिन्ना को वकील बनाया। जिन्ना की पैरवी कोर्ट में काम आई और जमीन मिल गई वापस। कहा जाता है कि मुकदमा जीतने के बाद जाफर ने जिन्ना का हाथ थामा और कहा, आप हमारे सिर्फ वकील नहीं, भाई हैं। इसके बाद माना गया कि उस दिन से जाफर और जिन्ना के बीच दोस्ती पक्की ही होती गई। 1943 की गर्मियों में जाफर ने जिन्ना को क्वेटा बुलाया। ये वो वक्त था जब बलूचिस्तान में जिन्ना मुस्लिम लीग को मजबूत करना चाहते थे। जाफर ने जिन्ना का शानदार स्वागत किया और जिन्ना ने मंच से जाफर की तारीफ में कहा कि जाफर और जमीला कबीला गेटवे ऑफ बलूचिस्तान है। इसके बाद जाफर हमेशा जिन्ना के साथ ही रहे। जाफर एक्सप्रेस और उसके रूट को बीएलए सहित अन्य चरमपंथियों ने हाल के सालों में लगातार टारगेट किया है। क्यों, ये हम बताने वाले हैं। 2007 में बोलान पास के पास ट्रैक पर बम लगा दिया गया, जिसके बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। बड़ा सुंदर इलाका है, बड़ी सुंदर राइड है ट्रेन की, जाने की इच्छा होती है सारे रेल फैंस की, लेकिन अभी वहाँ पे इस तरह के हमले चल रहे हैं। 2012 में हमले में 7 लोगों की मौत हुई, 2013 में, 14 में, 2001 में और 2016 में भी जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। 2023 में एक बार फिर बोलन पास के करीब हमला हुआ। बीएलए का कहना था कि वो पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बना रहे थे जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। फिर अगस्त 2024 में हमले में ट्रैक का हिस्सा ही उड़ा दिया गया, कुछ ब्रिजेस को उड़ाया गया, जिसके बाद जाफर एक्सप्रेस 2 महीने नहीं चली। अक्टूबर में ही दोबारा शुरू हुई 2024 में। जाफर एक्सप्रेस और इसके रूट पर धमाका पाकिस्तान के सपनों को तोड़ता है, लेकिन जाफर एक्सप्रेस चलती रहती है रुक कर, ठहर कर। कुछ अपडेट्स आपको
रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी दे देते हैं। रेडियो पाकिस्तान का दावा है कि कम से कम 27 चरमपंथी मारे गए हैं और 155 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू मिशन में एक बड़ी बाधा सुसाइड बॉम्बर्स की है। डर है कि अगर रेस्क्यू अपने अंजाम तक पहुंचने लगा तो ये लोग खुद को बंधकों के बीच बम से उड़ा लेंगे। इसी बात को लेकर पाकिस्तान सरकार बार बार कह रही है कि ये उग्रवादी नहीं, आतंकवादी हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि जिन लोगों ने बेगुनाह यात्रियों को निशाना बनाया वो वहशी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने भी बीएलए से बंधकों को रिहा करने की अपील की है। बंधकों की संख्या को लेकर अभी कुछ संशय है, दूर नहीं हुआ है। बीएलए का कहना है कि 214 बंधक हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि सिर्फ 35 लोग ही इनके पास हैं। बीएलए का कहना है कि बंधक तभी छूटेंगे जब पाकिस्तान के जेलों में बंद बलोच विद्रोहियों और नेताओं को छोड़ा जाएगा। बीएलए का यह भी कहना है कि इन लोगों को पाकिस्तानी स्टेट ने अगवा किया है। बीएलए का कहना है कि यदि इन लोगों को नहीं छोड़ा गया तो एक एक बंधक को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाने की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि इसका इस्तेमाल आम लोग तो करते ही हैं, साथ में पाकिस्तान की फौज और सुरक्षा बल भी करते हैं, खास तौर पर जब उनकी ड्यूटी लगती है आगे के एरियाज में तो वहां जाने के लिए और वहां से फिर छुट्टी के लिए घर आते वक्त। बीएलए ने भी कहा कि बंधकों के बीच पाकिस्तानी सेना के एक्टिव ड्यूटी मेंबर्स हैं। पाकिस्तान रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अपनी पूरी सैनिक शक्ति लगा तो रहा है, हेलीकॉप्टर्स और स्पेशल फोर्सेस से काम लिया जा रहा है, लेकिन चूंकि सुसाइड बॉम्बर्स आम लोगों के बीच बताए जा रहे हैं कि बैठे हैं, इसलिए निशाना लेने में दिक्कत आ रही है। पाकिस्तान का अध्याय यहीं पर रोक रहे हैं। अब कुछ बोनस अपडेट्स के बारे में पहला अपडेट यूएस से है, जहां रोज टैरिफ लग रहा है। 12 मार्च को स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ 10 से बढ़कर 25% कर दिया गया। ट्रंप ने ऐलान तो पहले कर दिया था, आज से अमल किया है। पूरी दुनिया की तरह भारत में भी इसके चलते असहजता है। भारतीय स्टील सेक्टर अभी जूझ ही रहा है। भारत स्टील का उत्पादन करता है, आयात भी करता है। भारतीय बाजारों में पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा स्टील है। अगर अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद किए तो स्टील के बड़े निर्यातक जो दुनिया में हैं भारत में स्टील डंप करने लगेंगे और इसके चलते स्वदेशी स्टील सेक्टर को नुकसान पहुंच सकता है। भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी चिंतित है क्योंकि वो एल्यूमिनियम का बड़ा एक्सपोर्टर है। वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने तो कह भी दिया कि अमेरिका का यह कदम दोस्ती की भावना के खिलाफ जाता है। नाराज अकेले ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, यूरोप भी है। यूरोपियन कमीशन ने कह दिया है कि वो अगले महीने से 26 बिलियन यूरो के अमेरिकी आयात पर टैरिफ लगाने जा रहा है। अगला अपडेट अमेरिका और यूरोप दोनों से जुड़ा है। यूक्रेन ने सीज फायर डील को स्वीकार करने के संकेत दिए हैं और अमेरिका भी यूक्रेन को मदद दोबारा शुरू करने की बात कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका अब रूस से बात करेगा, गेंद अब उनके पाले में है। इसी के साथ राजदूत का आज का एपिसोड कंक्लूड होता है, जिसे आदित्य झा ने लिखा, कुछ मदद हमने की उनकी और इसे रिकॉर्ड किया अभिषेक ने। आप देखते रहिए खबरगांव।